गुड इवनिंग बच्चों हम लोग NCERT क्लास 10th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो चार्ट है आपका, उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी। फर्स्ट वीडियो में हम लोग वही पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ब्रॉडली टू, मतलब जो बाइफर्केशन है नेचुरल और ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्सेज और द रिसोर्सेज विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को के बाद के बाइफर्केशंस को हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्स को हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर रिन्यूएबल को किस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल के ग्रुप में फर्दर हम उसको बाइफर्केट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल को किस तरह से नेचुरल, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में बाइफर्केट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था, समझा था। नॉन रिन्यूएबल को भी हम लोगों ने समझा था कि उसको किस तरह से रिसाइक्लेबल रिसोर्स और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स के तौर पे हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया। रिसाइक्लेबल में मेटल्स होते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल में फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इस तरह से हमने इसको समझा था। बच्चों, जो बच गया था वो था ह्यूमन। तो जो वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग तो क्रिएट करता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ऐसा कहना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो क्रिएट करे। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को ही कन्वर्ट करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग सपोज़ रोड बनाता है, सड़कें बनाता है, रोड। तो रोड बनाना भाई ये नेचुरली अकरिंग तो है नहीं। रोड तो ह्यूमन बीइंग ने ही अपने एफर्ट से बनाई है, लेकिन उसने जो मटेरियल यूज़ किया कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम नेचर से ही लेते हैं, हमने तो क्रिएट नहीं किया। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि भाई ये रोड है तो ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो बच्चों, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड रिसोर्स है जो कि उसने क्रिएट किए हैं, उसका जो बाइफर्केशन है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, जो आपके बुक में दिखा रहा है बच्चों। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन और सेकंड वन है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन यानी ह्यूमन बीइंग ने जो स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, वो स्ट्रक्चर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो ब्रिज हो सकता है, वो रोड हो सकता है, वो रेलवे ट्रैक हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वो किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड रिसोर्स है जो कि ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। ज़रूर उसने नेचर की उसमें मदद ली है, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप हो, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बीइंग ने बनाए। तो ये भी रिसोर्स, बिल्कुल ये रिसोर्स है। स्कूल इज़ अ रिसोर्स, स्कूल हम एक रिसोर्स है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर किया था बच्चों, जो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। तो इसमें स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को तुम लोग समझ गए होगे। सेकंड जो उसका पार्ट है वो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी और क्वालिटी यानी मात्रा और गुणवत्ता, ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। और ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। इसको अगर हम लोग समझें बच्चों, सपोज़
ये एक तरह का, ये जो रिसोर्स है क्वांटिटी और क्वालिटी, एक तरह का एनालिटिकल, एक विश्लेषण वाला रिसोर्स है, जिसमें कि हम किसी अन्य रिसोर्स और किसी संसाधन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों को जांच करके उसके उपयोगी कार्य में लेते हैं, उसके अनुसार हम उससे कार्य लेते हैं। ठीक है, प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें दिया, लेकिन नेचर ने हमें ये नहीं बताया है ना कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा कितनी है। ये हमको नेचर ने नहीं बताया, ये हमने खुद से डेवलप किया, ये ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया है कि थ्रू सर्वे, through other parameters, other measuring parameters, through lab analysis. Okay, so human being assume the quantity and the quality of that resource, so it is purely defined by human being. तो इस तरह से बच्चों ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है बच्चों, इसमें आगे है एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। जो भी वस्तु हमारे पर्यावरण में है, ठीक है, हमारे इस पर्यावरण में जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना। ठीक, ट्रांसफॉर्म करना मतलब इसको आप समझिए ध्यान से बच्चों। मान लीजिए कि हमें पता चला कि हमारे आसपास कोल रिज़र्व है, यानी कोयला है। ठीक है, हमें कोयला मिला, ज़मीन के नीचे हमने खोदा, हमें कोल मिला, कोयला, कोल है ना। कोल एक रिसोर्स होता है, एक फॉसिल फ्यूल होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है। अब बच्चों कोल हमें मिल गया, लेकिन उस कोल को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यूज़फुल, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोल अगर हमने हाथ में ले रखा है तो हमारे किसी काम का नहीं है। हम ना तो उसको खा सकते हैं, ना हम उसकी रोटियां बना सकते हैं, ना हम उसकी दीवार में उसको दीवार बना सकते हैं, ना हम उसको खेत में, किसी फील्ड में, इसको क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास उस कोल के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स। इसमें क्या क्या शामिल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करना चाहते हैं, अपने आसपास की कोई वस्तु हमें पर्यावरण में, हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो हमें जो चीज़ मिलती है उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे। क्या इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यही हमने समझा था कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उसमें नेचर, भाई नेचर हमको देता है। टेक्नोलॉजी हमको मालूम होनी चाहिए कि भाई कोल है, कोयला है, तो हम कोयले को जला करके, ठीक है, कोयले को बर्न करके जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, उस हीट एनर्जी से हम किस तरह से स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, स्टीम बनाएंगे, वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाएंगे, और फिर उस स्टीम को प्रेशर में कन्वर्ट करके उस स्टीम के प्रेशर से हम टरबाइन को मूव करेंगे और पावर प्रोडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। अब हमने वो टेक्नोलॉजी ले ली, तो अब हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेटअप से ही हमें टेक्नोलॉजी भी पता चलेगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग और इन आवर
एनवायरनमेंट। ये इसमें समझाने की कोशिश की है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी सी बात कि मनुष्य जो है वो पहले प्रकृति से का सामना करता है, कोई भी चीज़ प्रकृति से लेता है, और प्रकृति से जब वो कोई चीज़ लेता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उसको, ठीक है, और फिर वो संस्थाओं का निर्माण करता है ताकि उसका आर्थिक विकास हो सके। ठीक। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर as is assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. ये अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट हैं, उपहार हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये हमें वरदान मिला हुआ है, प्रकृति ने हमें वरदान दिया है, ये कोयला दिया है तो हमको प्रकृति की तरफ से वरदान, ये नदियाँ हैं, है ना, ये रिवर वाटर है तो ये हमको गिफ्ट है, ये नेचर का गिफ्ट है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर नॉट ना। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज मानव की गतिविधियों में एक फंक्शन, एक कार्य है। संसाधन हमारे लिए गिफ्ट नहीं है, फ्री गिफ्ट नहीं है। संसाधन सिर्फ मनुष्य की गतिविधियों में एक कार्य है। बच्चों इस लाइन को ध्यान से समझो। मुझे मालूम है कि ये लाइन तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, तो अब देखो, अब मैं तुम लोगों को दूसरे तरफ से, यानी कान को मैं दूसरे तरफ से पकड़ता हूँ। देखो बच्चों, ये अर्थ प्लैनेट है। इस प्लैनेट अर्थ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से लेकर, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेकर के डायनासोर तक सब लोग इस अर्थ पे हैं, थे, जो भी है इस प्लैनेट पे, उसमें ह्यूमन बीइंग भी है। तो अब बच्चों सोचो, हमारे पास थोड़ा सा दिमाग हो गया, हमारे पास माइंड हो गया, हमारे सोचने और समझने की शक्ति बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे ज़्यादा अच्छी है, बेहतरीन है। तो क्या ये प्लैनेट सिर्फ हमारी है? क्या इसको हमने सोच लिया कि ये पूरा प्लैनेट हमारे लिए गिफ्ट है? ये गलत बात है, ठीक है। हम एक पार्ट हैं, हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये रिसोर्स बस उसका एक पार्ट भर है बच्चों, ठीक है, ये गिफ्ट नहीं है। और आज हमारे पास, हमारे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, आज जो इतनी परेशानियां, जो क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और क्या क्या हम झेल रहे हैं, आज बहुत तरह की बीमारियां, पेंडेमिक जो झेल रहे हैं, वो हमारी इसी सोच का नतीजा है। क्योंकि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम नेचर को अपना जो है वो क्या बोलते हैं कि बपौती समझ लिए हैं, है ना, कि नहीं ये हमारा है ही, ये हमारे लिए ही है, ये नेचर ईश्वर ने हमारे लिए ही क्रिएट की है, मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, और इसीलिए आज हमारी ये दशा हो रही है, ठीक है। हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, नेचर सिर्फ एक फंक्शन है उसमें, या रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। और मनुष्य खुद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक एक कंपोनेंट है, एक तत्व है रिसोर्सेज में। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही किसी मटेरियल को रिसोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का स्किल रखता है। बच्चों, अगर कोल है, अगर हमें नहीं मालूम या हमें नहीं पता होता कि कोल का हम यूज़ कैसे करें,
कोल को कैसे बर्न करें, उसको किस तरह से उसकी हीट एनर्जी से हम वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करें और फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को मूव करा करके पावर जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। अगर हमको नहीं पता होगा तो हमारे लिए तो वो कोल क्या है, अ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर के टुकड़े के बराबर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली लिविंग बीइंग having ability or capacity to transform the things into resources, okay, whatever available in our environment, okay. These resources can be classified in the following ways. बच्चों अब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं वन बाय वन, अगले नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। बच्चों अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा बच्चों, अब हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं, किस तरह से। ठीक है, इसको फर्स्ट है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी जो रिसोर्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वो जो संसाधन है वो आया कहाँ से। ठीक है बच्चों, देखो इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा, बहुत सिंपल है, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स, सिंपल सा है। जो भी रिसोर्सेज लिविंग बीइंग है, जिनमें लाइफ है, जो कि बायोस्फीयर से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपका फ्लोरा फौना ह्यूमन बीइंग्स, जितना भी लाइव स्टॉक है वो सब बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेस। सिंपल सा है, बायोटिक यानी लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग। ठीक, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी वो रिसोर्स जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं या वो रिसोर्स जो एग्जॉस्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी यूज़ करने के बाद कोई ऐसा रिसोर्स जो यूज़ करने के बाद एकदम समाप्त हो जाता है, जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा रिसोर्स जो बार बार यूज़ करने के बाद भी समाप्त नहीं होता। हम एक बार यूज़ किए फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं, और वो साइक्लिक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो कभी वो समाप्त नहीं होगा, वो एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो उसके बेस पे दो तरह के रिसोर्स होते हैं बच्चों, एक रीन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रीन्यूएबल। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अभी फर्स्ट पेज पे एक बार फिर से कर लेते हैं। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process are known as renewable or replenishable resource. वो resources जो दोबारा से नए हो जाते हैं, दोबारा से उनका उत्पादन हो जाता है यूज़ करने के बाद भी, चाहे वो फिज़िकली, चाहे केमिकली, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस से हम उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम लोग रिन्यूएबल या रिप्लेनिसेबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये जो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनको एक बार हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद ये वैनिस्ड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये किसी भी फिर चाहे फिज़िकली या फिर केमिकली, है ना, या मैकेनिकली, ये फिर से रिप्लेनिश नहीं होते, रिप्रोड्यूस्ड नहीं हो सकते। ठीक है, इनको दोबारा बनने में एक बहुत लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा हमको, बहुत लंबा समय, और वो लंबा समय करोड़ों साल हो सकता है, करोड़ों अरबों साल।
है ना। अब जैसे हमने कोल यूज़ कर लिया या फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम यूज़ कर लिए, नेचुरल गैस है ये यूज़ कर लिया हमने, जल गया वो तो, है ना। तो अब वो कोल पेट्रोलियम ये सब बनने में मुझे, है ना, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है।